हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 और यूनिट 6 बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 8। तो मेजर पेपर 8 में आपका यूनिट 4 तक ऑलरेडी हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से जा करके क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों आज के इस क्लास में ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूनिट 5 में आपको ये पढ़ना था और यूनिट 6 में आपको फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, जो कि हम आपको थोड़ी देर में भी दिखाएंगे यूनिट 5 कंप्लीट होने के बाद। तो आज का ये जो क्लास होने वाला है, इसको आप मैराथन क्लास भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि क्लास 1 घंटा के अंदर में ही कंप्लीट हो जाए। पूरा लगभग 30 क्वेश्चन या 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आज के इस क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो आप सभी को क्या करना है कि क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है, एक एक क्वेश्चन को। तो ये महामैराथन क्लास होने वाला है आप सभी का। तो क्लास थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप सभी को बोर नहीं होना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बोल देना है। तो मेजर पेपर 8 आज पूरा हम कंप्लीट करेंगे किसी भी तरीके से। उसके बाद आपका मेजर पेपर 9 का क्लास रेगुलर चलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स का थोड़ी देर पहले ही कमेंट आ रहा था। तो हम मेजर पेपर 9 बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन तो हमको होता है, क्योंकि एग्जाम है आप सभी का। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, डिस्कस। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, इस पे आपको चर्चा करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया गया है, ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी 9 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन काफ़ी फेमस है। मतलब जब मैं 9th क्लास में थी तब भी ये डेफिनेशन पढ़ाया गया था। तो अब आप लोग बीए में भी ये पढ़ रहे हैं। तो इसका में आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है कि लोकतंत्र को समझने के लिए ये जो कथन है, यह कथन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है, ये जो कथन लिखा गया है, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। और ये जो लोकतंत्र का कथन लिखा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक मालिक जनता ही होता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि वास्तविक जो मालिक होता है लोकतंत्र का, वो जनता ही होते हैं। तो जनता का शासन मतलब है कि अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। इसका कहने का मतलब है कि देश में सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो जनता ही होती है, और वही अंतिम निर्णय ले सकती है। तो आगे लिखा गया है कि जनता के द्वारा शासन का अर्थ है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुन करके सरकार बनाते हैं। प्रतिनिधियों को चुन करके क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि यानी लोग चुनाव के जरिए नेताओं को चुनते हैं और वही नेता सरकार चलाती है। आगे लिखा गया है, एक मिनट, जनता के लिए शासन का अर्थ है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार को जनता के भले के लिए काम करना चाहिए, यानी विकास करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए और सुविधा देना चाहिए जनता को। आगे लिखा गया है, लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का हक होता है, अपनी बात कहने की आज़ादी भी होती है और बराबरी और न्याय भी दिया जाता है लोकतंत्र में। आगे लिखा गया है, यह प्रणाली लोगों को अपने विचार रखने और सरकार की आलोचना करने का अवसर देती है। इसका कहने का मतलब है कि लोग खुल करके अपनी राय दे सकते हैं इसमें, और अगर सरकार गलत है तो उसके खिलाफ विरोध भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? हड़ताल भी किया जा सकता है। हालांकि व्यवहार में कई बार लोकतंत्र अपने आदर्श रूप में काम नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार, धनबल और जातिवाद और राजनीतिक स्वार्थ जैसी समस्या आ जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि असल जिंदगी में लोकतंत्र हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार, धनबल का मतलब है कि पैसे का असर या फिर जाति का भेदभाव
और नेता के निजी स्वार्थ जैसी समस्या बीच में आ जाती है। इसीलिए लोकतंत्र क्या होता है कि हमेशा सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो ये आपको भी याद रखना है। कई बार नेता जनता के हितों के बजाय अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कुछ नेता जनता की भलाई करने की जगह क्या करते हैं कि अपने फायदे के लिए सत्ता का उपयोग कर लेते हैं। इसके बावजूद लोकतंत्र को सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी और अधिकारों की रक्षा होती है। इसका कहने का मतलब है कि फिर भी इसको क्या किया जाता है कि सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जनता शामिल होती है और उनके अधिकार को सुरक्षित रखा भी जाता है। तो ये जो प्रणाली है, यह प्रणाली लोगों को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेने की शक्ति देती है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो लोकतंत्र की प्रणाली है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग खुद तय कर सकते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। लोग खुद गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं, लोग खुद अपनी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, क्योंकि वे अपनी सरकार खुद चुनते हैं। तो प्रणाली में क्या होता है, लोकतंत्र प्रणाली में वो अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। यहाँ पे लोगों की हक की रक्षा भी की जाती है, लोगों को अधिकार भी दिया जाता है। तो सरकार खुद भी लोग चुन सकता है। तो इसीलिए लोकतंत्र को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी होती है। अब अगला सवाल है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लोकतंत्र का अर्थ बताइए तथा इसके गुण और दोष की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए इस दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। तो इसमें आपको लिखना है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, वही शासन की दिशा तय करती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत जो होता है वो किसके पास होता है? वो होता है जनता के पास। जनता इसमें क्या होती है? सर्वोच्च होती है, मतलब सबसे ऊपर जनता ही होती है। जनता के पास ज़्यादा पावर होता है लोकतंत्र में, और वही तय करती है कि देश कैसे चलेगा और कौन सी सरकार होगी। इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि वोट देने का अधिकार भी होता है और सरकार को जनता के प्रति जवाब देना पड़ता है। यानी सरकार को क्या करना पड़ता है कि जवाब देना पड़ता है जनता को। तो लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण गुण भी है जो कि आपको जान लेना है कि क्या क्या है। तो सबसे बड़ा गुण है समानता। सबसे बड़ा गुण क्या है? समानता। हर व्यक्ति को समान अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सबसे पहला गुण है कि बराबर का अधिकार सबको दिया जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, बराबर का अधिकार दिया जाता है। अब दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है स्वतंत्रता, यानी लोग अपनी बात खुल करके बोल सकते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि बोलने की आज़ादी होती है, लोग अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी राय को खुल करके बता सकते हैं। तो ये बोलने की आज़ादी इसमें दी जाती है। अब तीसरा यहाँ पे दिया गया है सरकार की जवाबदेही। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, यदि सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो जनता उसे बदल सकती है। तो अगर सरकार सही काम नहीं करे तो लोग क्या करते हैं, चुनाव के जरिए उस सरकार को हटा सकते हैं। तो ये सभी बहुत ही अच्छा गुण लोकतंत्र में दिया गया है। अब चौथा यहाँ पे दिया गया है, चौथा, यह व्यवस्था शांतिपूर्ण परिवर्तन को संभव बनाती है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार बदलने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं होती है, यह काम चुनाव के जरिए शांति तरीके से किया जाता है। तो आगे लिखा गया, इसके साथ ही लोकतंत्र के कुछ दोष भी होते हैं, यानी इसमें कुछ कमियां भी है। तो क्या कमियां है वो भी आपको जान लेना है कि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि हर मुद्दे पर चर्चा और विचार विमर्श जरूरी होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो क्या होता है कि फैसले लेने की जो होती है परंपराएं, वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा देरी से फैसला इसमें लिया जाता है, क्योंकि इसमें पहले क्या किया जाता है कि हर मुद्दे पर चर्चा किया जाता है, जिस वजह से इसमें निर्णय लेने में काफ़ी लेट हो जाता है। आगे लिखा गया है कि कई बार
अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग गलत प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर लोग पढ़े लिखे या जागरूक नहीं हैं तो वे क्या करते हैं कि गलत नेताओं को चुन लेते हैं। तो राजनीति में धन और शक्ति का प्रभाव भी लोकतंत्र को कमजोर करता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि पैसे और ताकत वाले लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इसका कहने का मतलब है, जैसा कि आप देखे भी होंगे कि पैसा देकर के लोग क्या करते हैं, वोट खरीदने का कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र हमारा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और स्वार्थी राजनीति भी इसके सामने बड़ी चुनौती है। इसका कहने का मतलब रिश्वतखोर और नेताओं का अपना फायदा के लिए काम करना भी लोकतंत्र के लिए समस्या है। फिर भी लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसका कहने का मतलब है कि इसके बावजूद भी लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह लोगों के अधिकार को, आज़ादी को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करता है। तो इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र को क्यों अच्छा माना जाता है। आगे लिखा गया है, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेंशन कंडीशन फॉर इट्स सक्सेसफुल ऑपरेशन। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र के भविष्य पर टिप्पणी कीजिए तथा इसके सफल संचालन की शर्त बताइए। इसमें आपको लिखना है कि आज के समय में लोकतंत्र का भविष्य काफ़ी उज्जवल माना जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश इसे अपना रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का जो भविष्य है उसको काफ़ी उज्जवल माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि काफ़ी ऐसे देश हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की प्रणाली को अपना रहे हैं, अपने देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र का भविष्य जो है वो काफ़ी उज्जवल इसको माना गया है। तो लोकतंत्र में लोगों की अधिकार, स्वतंत्रता, समानता प्रदान की है, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों को अधिकार दिया जाता है, बोलने की आज़ादी दी जाती है, बराबरी दिया जाता है, अमीर हो या फिर गरीब हो, इसमें बोलने का अधिकार सबको होता है, सबको बराबर में ही रखा जाता है। इसीलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी है। का कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी है, जैसे कि भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और फेक न्यूज़ का बढ़ता प्रभाव। इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या है कि लोकतंत्र के सामने कई समस्या भी होती है, जैसे कि भ्रष्टाचार, अमीर गरीब का अंतर, सरकार का अस्थिर होना या फिर गलत खबरों का फैलना। तो ये सब कुछ समस्याएं भी होती है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र के सफल, आगे लिखा गया है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र को अच्छे से चलाने के लिए कुछ जरूरी बातें भी इसमें होती है, जिसमें से कि आपको लिखा गया है कि सबसे पहले नागरिकों का शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है, ताकि वे सही निर्णय ले सके। इसका कहने का मतलब है कि लोगों को पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, ताकि वे क्या कर सके, सही नेता चुन सके अपने देश के लिए। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ताकि सही प्रतिनिधि चुने जा सके। इसका कहने का मतलब है कि चुनाव बिना किसी दबाव या धोखाधड़ी के होना चाहिए, ताकि सही लोग जीत पाए, सही प्रतिनिधित्व चुना जा सके। अब अगला तीसरा यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा में दिया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, ताकि कानून का शासन बना रहे। तो इसका कहने का मतलब है कि अदालत, जिसको कहा न्यायपालिका का मतलब अदालत होता है, तो अदालत स्वतंत्र हो, ताकि वे सही न्याय दे सके और कानून का पालन हो। अब अगला दिया गया है चौथा यहाँ पे लिखा गया है कि मजबूत और पारदर्शी संस्थाएं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि सरकारी संस्था मजबूत होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, ताकि काम सही तरीके से हो। अब पांचवा दिया गया है यहाँ पे मीडिया के बारे में पांचवा दिया गया है कि मीडिया कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि सही जानकारी जनता तक पहुँचे। मीडिया को आज़ादी होना चाहिए, ताकि वह सच्ची खबर लोगों तक पहुंचा सके।
अब आगे लिखा गया है कि यदि ये सभी शर्तें पूरी होती है तो लोकतंत्र न केवल मजबूत रहेगा बल्कि भविष्य में और अधिक सफल भी होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये सभी बात जो पॉइंट वाइज अभी हम आपको समझाए, करीब 5 पॉइंट आपको समझाए हैं, तो पांचों पॉइंट है, तो ये सभी जरूरी बातें अगर पूरी होगी तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा और आगे और अच्छा काम भी लोकतंत्र करेगा। तो लोकतंत्र में ये पांचों पॉइंट ये सब जरूरी होता है जो कि आपको याद रखना है। तो अगला सवाल है कि मेक एन असेसमेंट ऑफ द व्यू ऑफ वेरियस स्कॉलर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें विभिन्न विद्वानों के मूल्यांकन करना है आपको, इनके विचारों के बारे में आपको लिखना है। इसमें लिखना है कि लोकतंत्र की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग विद्वान क्या करते हैं कि अपना अपना विचार रखते हैं, जिसमें से कुछ विद्वानों का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता का शासन बताया है। तो अब्राहम लिंकन क्या करते हैं, तो इनका कहना है कि लोकतंत्र वह है जिसमें शासन जनता के हाथ में होता है। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही है कि इसमें शासन जनता के हाथ में ही होता है। तो जीन जैकियस रोसी ने क्या कहा है, इनका कहना है कि जनरल विल को लोकतंत्र का आधार माना और कहा कि सरकार को जनता की सामूहिक इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि रूसो के अनुसार, यानी इनको शॉर्ट में बोला गया है रूसो, तो इनका कहना है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज जनता की सामूहिक इच्छा है। सामूहिक इच्छा मतलब सबकी मिली जुली सोच होती है और सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। मतलब सब सामूहिक इच्छा जो होगा उसी के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए। तो जनता जो सामूहिक इच्छा बताएगी उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। अब तीसरे विद्वान यहाँ पे है जॉन स्टर्ट मिल। इनका मानना था कि लोगों को व्यक्तिगत आजादी मिलनी चाहिए और वे अपने प्रतिनिधि चुन करके सरकार बना सके। तो इतना अधिकार लोगों के पास होना चाहिए। अब आगे लिखा गया है कि आधुनिक विचारों के अनुसार लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समानता से भी जुड़ा हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि आज के विचारकों के अनुसार लोकतंत्र सिर्फ सरकार बनाने का तरीका नहीं है बल्कि इसमें समाज और आर्थिक बराबरी भी शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है, सामाजिक और आर्थिक समानता भी इसमें होता है। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसमें समान अवसर और न्याय की व्यवस्था होती है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ विद्वान का कहना था कि लोकतंत्र तभी सही मायने में माना जाएगा जब इसमें क्या होगा कि समान अवसर दिया जाएगा और न्याय करा जाएगा, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है। आगे लिखा गया है कि इन सभी विचारों से स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है जो केवल चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो सभी बात है, ये जो विद्वान है, 1 2 3 4 विद्वान यहाँ पे दिया गया है, तो ये 3-4 विद्वान जो डेफिनेशन देते हैं लोकतंत्र का, तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये समाज के हर हिस्से यानी राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था को भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हर हिस्सा को लोकतंत्र क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि लोकतंत्र के कई प्रकार या मॉडल होते हैं जो अलग अलग देशों की परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुए हैं। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में एक ही तरह का नहीं होता है बल्कि इसमें अलग अलग देशों की उनकी जरूरत और स्थिति के अनुसार अलग अलग मॉडल तैयार किया गया है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग स्वयं सीधे निर्णय लेते हैं जैसे कि जनमत संग्रह के माध्यम से। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग खुद निर्णय
ले सकते हैं। लोग खुद सीधे फैसले लेते हैं, जैसे वोट करके किसी मुद्दे पर अपनी राय देना। रेफरेंडम के थ्रू लोग क्या करते हैं, जनमत संग्रह के थ्रू लोग क्या करते हैं, अपनी राय खुद दे सकते हैं। तो यह मॉडल छोटे देशों में अधिक सफल होता है। इसका कहने का मतलब ये जो मॉडल है, मॉडल का नाम क्या था, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये छोटे छोटे देशों में ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वहाँ की लोगों की जनसंख्या कम होती है, इसीलिए रेफरेंडम का उपयोग वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अच्छा तरीके से काम करता है। अब आगे लिखा गया है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, तो इसमें होता है कि लोग चुनाव करके क्या करते हैं, नेता को चुनते हैं और वही नेता उनकी तरफ से फैसले लेता है। तो यह सबके आम लोकतंत्र है, जैसे ये सबसे आम लोकतंत्र है। जैसे भारत और अमेरिका में क्या होता है कि प्रतिनिधि टाइप का लोकतंत्र ही होता है। तो भारत में भी ऐसा ही होता है कि लोग क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि क्या करता है कि जनता की तरफ से आगे का वोटिंग वही करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एमएलए, ये सब क्या है कि इनको डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं और उसके बाद एमएलए क्या करते हैं कि सरकार को चुनती है। तो उदार लोकतंत्र की अगर हम बात करें, यानी लिबरल डेमोक्रेसी की, तो लिबरल डेमोक्रेसी में व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इस लोकतंत्र में लोगों की आज़ादी और अधिकारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगला है सोशल डेमोक्रेसी, यानी सामाजिक लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें होता है कि सरकार लोगों के लिए बराबरी, न्याय और भलाई पर ज़्यादा ध्यान देती है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसके अलावा हम अगर बात करें तो इसके अलावा एक और लोकतंत्र है, वो है सहभागी लोकतंत्र। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय की शामिल किया जाता है। तो लोगों को क्या किया जाता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय लेने में इसमें शामिल किया जाता है, यानी सहभागी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होगा, निर्णय लेने का काम किया जाएगा। तो ये जितना भी मॉडल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, प्रतिनिधि लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी, ये जितना भी यहाँ पे नाम लिखा गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सभी क्या है, ये सब मॉडल का नाम है। तो ये सभी प्रकार बताते हैं आपको कि लोकतंत्र एक जैसा नहीं होता है, बल्कि समय और जरूरत के अनुसार बदलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। आई होप कि आपको ये सारा मॉडल याद रहेगा। तो सारा मॉडल का नाम आपको याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ democratization as adopted by the country of the third world in the post colonial period, यानी औपनिवेशिक काल के बाद तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। इसमें आपको लिखना है कि जब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तब उन्होंने लोकतंत्र अपनाने की कोशिश की। इसका कहने का मतलब है कि जब ये देश विदेशी शासन जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, इनसे आज़ाद हुए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोकतंत्र अपनाने की शुरुआत की। तो ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन है, ये आज़ादी मिलता है इनको। किन से आज़ादी मिलता है, तो ब्रिटिश से, फ्रेंच से इनको जब आज़ादी प्राप्त होता है, तब ये क्या करते हैं कि लोकतंत्र अपनाने की शुरुआत करते हैं। आगे लिखा गया, इन देशों ने संविधान बनाए, चुनाव कराए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना भी की है। तो ये क्या करते हैं कि संविधान बनाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करवाते हैं अपने देश में और लोकतंत्र चलाने के लिए संस्था भी बनाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई कठिनाइयाँ भी आई है, तो इसमें समस्या भी बहुत आया है। तो इन देशों में गरीबी और शिक्षा, जाति, धार्मिक संघर्ष तथा राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्या भी थी। तो इनका कहना है कि ये जो देश है एशिया, अफ्रीका, लैटिन, तो इस सभी देश में गरीबी भी था, शिक्षा की भी कमी थी और जाति और धार्मिक संघर्ष भी बहुत ज़्यादा था और राजनीतिक अस्थिरता, तो ये सभी समस्या भी इनके देश में था। तो कई देश में लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं टिक पाया, वहाँ सैन्य शासन या तानाशाही स्थापित हो गया था। इसका कहने का मतलब है कि कुछ देश ऐसा भी है जिसमें लोकतंत्र कमजोर पड़ गया और वहाँ क्या हुआ कि सेना या एक व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं तानाशाही का शासन, तो तानाशाही वहाँ पे आ चुका था। धीरे धीरे शिक्षा, आर्थिक विकास और जागरूकता बढ़ने के साथ लोकतंत्र मजबूत होने लग गए। इसका कहने का मतलब है कि समय के साथ जब लोग पढ़े लिखे हो गए, यानी लोग क्या हुए, शिक्षित हुए,
आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया और जागरूकता बढ़ा, तो लोकतंत्र मजबूत होने लग गया था। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। राइट एन एसे ऑन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर निबंध लिखना है आपको, तो यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। थ्रो लाइट ऑन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्राइजेशन इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। तो ये भी डेमोक्राइटाइजेशन से क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे दिया गया है डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर हम समझाने बैठ जाएंगे तो आप क्या होगा कि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ तक आपको लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय पोस्ट कॉलोनियल कंट्री एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। औपनिवेशिक देश और उत्तर साम्यवादी देश से क्या अभिप्राय है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो औपनिवेशिक देश का क्या मतलब होता है, तो औपनिवेशिक देश का मतलब होता है कि इसमें ऐसे देश होते हैं जो पहले से किसी देश के कब्जे में थे, यानी किसी अगला देश के गुलामी कर रहा था और बाद में उसको आज़ादी मिला। तो पहले से क्या था कि देश किसी के कब्जे में था और बाद में उसको आज़ादी मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है एशिया, अफ्रीका, लैटिन और अमेरिका। ये जो देश है ये क्या थे कि किसी के कब्जे में थे। तो किसके कब्जे में थे, तो यूरोपीय उपनिवेशवाद के कब्जे में थे ये। इनको बाद में क्या मिला कि इनको बाद में मिला आज़ादी। तो यूरोप के देश के कब्जे में थे ये, इनको क्या मिलता है, इनको आज़ादी मिलता है बाद में। तो इसी को हम बोलते हैं औपनिवेशिक देश, जो कि क्या है कि पहले से स्वतंत्रता नहीं मिलता है इसको, ये पहले से ही किसी के कब्जे में होते हैं, बाद में इनको आज़ादी मिलता है। अब दूसरा अगर हम बोले तो दूसरा है साम्यवादी देश। साम्यवादी देश का क्या मतलब होता है कि ऐसा देश जहां पहले कम्युनिस्ट सरकार थी लेकिन बाद में वहां लोकतंत्र शुरू हो गया था। तो इसी को हम बोलते हैं साम्यवाद देश, कि जहां पहले क्या था कि कम्युनिस्ट की सरकार थी और बाद में वहां पे लोकतंत्र शुरू हो चुका था। यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे दिया गया है, विशेष रूप से कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में यह परिवर्तन हुआ। इसका कहने का मतलब है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस और पूर्वी यूरोप के देश में यह बदलाव आया था, वहाँ पे लोकतंत्र का शुरुआत हुआ था। यानी वहाँ पे क्या था कि पहले वहाँ केवल एक ही पार्टी शासन करती थी और बाद में वहाँ पे कई पार्टी वाला लोकतंत्र शुरू हो चुका था। तो ये परिवर्तन वहाँ पे आया था सोवियत यूनियन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा औपनिवेशिक देश का मतलब और साम्यवाद देश का क्या मतलब होता है। What is the reason for considering democracy as the best form of government? ये तो आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकार दिया जाता है, लोगों को बोलने का हक होता है और इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि आसानी से अपनी बात को रख सकते हैं और इसमें समानता भी दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली इसीलिए माना जाता है। तो आपको ये पढ़ लेना है, यहाँ तक इसमें आपको लिखना है। मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द व्यू ऑफ हैयक एंड रॉल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की प्रवृत्ति के संबंध में फ्रेडरिक हैयक और जॉन रॉल्स के विचारों की तुलना कीजिए। तो ये दोनों का क्या कहना था, इसी को आपस में तुलना करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रेडरिक हैयक और जॉन रॉल्स दोनों ने लोकतंत्र की प्रकृति पर महत्वपूर्ण विस्तार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग है। इसका कहने का मतलब कि ये जो दोनों विद्वान हैं, ये दोनों विद्वान क्या करते हैं कि लोकतंत्र को समझने की कोशिश की, लेकिन उनके विचार एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो फ्रेडरिक हैयक का क्या कहना था, फ्रेडरिक हैयक का कहना था कि फ्रेडरिक हैयक का मानना था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए और व्यापार पर सरकार का कम नियंत्रण होना चाहिए। मतलब उनका ये मानना था कि सरकार को लोगों के कामों में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, कानून सही तरीके से लागू होना चाहिए ताकि लोगों की आज़ादी बनी रहे। तो ये कहना था फ्रेडरिक हैयक की। तो अब अगर हम बात करें रॉल्स की,
तो जॉन रॉल्स का क्या कहना था? इनका मानना था कि समाज में बराबरी हो और न्याय सबसे ज़्यादा जरूरी है, न्याय और बराबरी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो रॉल्स का कहना था कि समाज की संपत्ति और संसाधन इस तरह बांटा जाना चाहिए कि गरीब और कमज़ोर लोग को ज़्यादा फायदा मिले। तो हायक क्या करते हैं कि हायक आज़ादी पे जोर देते हैं, जबकि अगर हम रॉल्स की बात करें, जॉन रॉल्स की, तो ये विद्वान क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि बराबरी और न्याय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप कि आपको इन दोनों का विचार अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र की प्रक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो लोकतंत्रीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्रीकरण। तो आपको याद रहेगा, इसको रीड कर लेना है एक बार, यहाँ तक लिखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित पर कुछ टिप्पणी भी लिखना है आपको, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है विकासात्मक लोकतंत्र का मॉडल। इसमें आपको टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ इसको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको इस पे भी टिप्पणी लिखना है, 3 क्वेश्चन पे टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन ये साम्यवादी देश में लोकतंत्रीकरण की सफलता का विश्लेषण करना है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है, तो ये लिख लेना है। तो यूनिट 5 में जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6। तो यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यूनिट 6 देखने वाले हैं। तो यूनिट 6 में आपको सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है, आपको सिलेबस में फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम अगले बार से इस तरीके से बना करके नहीं लेकर आएंगे। तो व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? डिस्क्राइब इट्स मीनिंग एंड फीचर। डज इट मेक अ वीक सिस्टम? तो संघीय शासन क्या है, इसके अर्थ को बताना है और इसकी विशेषता का वर्णन भी करना है। क्या यह कमजोर व्यवस्था बनाता है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। इसमें आपको यहाँ से आंसर लिखना है। तो संघीय शासन का क्या मतलब होता है? संघीय शासन का मतलब होता है कि देश में शासन करने की शक्ति सिर्फ एक सरकार के पास नहीं होता है, बल्कि उसे 2 स्तर में बांटा जाता है। तो एक स्तर है केंद्र और दूसरा स्तर है राज्य। तो 2 स्तर में पावर को बांट दिया जाता है, ताकि यह बंटवारा संविधान तय करता है, ताकि कोई भी स्तर अपनी सीमा से बाहर न जाए। न राज्य अपनी सीमा को लांगे और न केंद्र अपनी सीमा को लांगे। और ये जो बांटा जाता है, ये जो बंटवारा किया जाता है, ये संविधान द्वारा तय किया जाता है कि कौन अपनी सीमा में कितनी दूर तक रहेगा, नहीं रहेगा, किसका क्या सीमा होगा, ये संविधान तय करता है। तो दोनों स्तर, यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसका कहने का मतलब है केंद्र और राज्य, ये जो दोनों सरकार होते हैं वे अपने अपने कामों में स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि शिक्षा या पुलिस जैसे विषय राज्यों के हो सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें रक्षा की, तो रक्षा और विदेश नीति पे काम करने का अधिकार किसको होता है? तो वो होता है केंद्र को। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा की, अगर हम बात करें पुलिस की, तो इन सभी विषयों पर हक किसका होता है? तो राज्य का होता है। आगे लिखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य विविधता वाले बड़े देशों में एकता बनाए रखते हुए स्थानीय स्वायत्तता देना होता है। इसका कहने का मतलब है कि बड़े और अलग अलग भाषा संस्कृति वाले जो देश होते हैं, तो देशों में संघीय व्यवस्था इसीलिए अपनाई जाती है ताकि देश एकजुट भी रहे और हर क्षेत्र में अपने अनुसार फैसले लेने की आज़ादी भी हो। इसीलिए बड़े बड़े देश में क्या किया जाता है कि संघीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसकी कुछ विशेषता भी यहाँ पे लिखा गया है। इसमें क्या विशेषता है, संघीय शासन की क्या विशेषता है? इसमें पहला विशेषता है कि संविधान इसमें लिखित रूप में अवेलेबल होता है। और दूसरा इसमें का जो गुण है वो है शक्ति का स्पष्ट विभाजन, यानी इसका कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य की शक्तियां साफ साफ इसमें तय किया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा विशेषता है कि संविधान को इसमें सबसे ऊपर रखा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका,
इसका कहने का मतलब है कि न्यायपालिका यानी कोर्ट को स्वतंत्रता होती है। और इसमें एक और विशेषता है द्विसदनीय विधायक। इसका कहने का मतलब है द्विसदनीय विधायक। इसका कहने का मतलब है कि संसद के दो सदन इसमें होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा संघीय शासन में भी होता है। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अपने अपने काम के क्षेत्र में केंद्र भी सर्वोच्च होता है और राज्य भी अपने क्षेत्र में सर्वोच्च ही होता है। कोई एक दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। आगे लिखा गया है कि जहाँ तक इसे कमजोर प्रणाली कहने का प्रश्न है तो यह पूरी तरह सही बात नहीं है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया है कि क्या यह कमजोर प्रणाली है, तो ये जो इसमें इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसको कमजोर प्रणाली कहा जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था को कमजोर मानते हैं जो लोग, लेकिन यह धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। कमजोर मानना ये बात बिल्कुल भी इसका कुछ सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि शक्ति के विभाजन से निर्णय लेने में देरी होती है और केंद्र कमजोर हो सकता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब शक्ति बांटी जाती है तो फैसला जल्दी नहीं हो पाता है और केंद्र की ताकत कम हो जाती है। लेकिन वास्तव में संघीय प्रणाली मजबूत होती है, क्योंकि यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकती है, लोकतंत्र को बढ़ावा देती है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। इसका कहने का मतलब है कि असल में वैसे तो ये इसमें जो बोला गया है कि कमजोर प्रणाली है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि असल में क्या होता है कि संघीय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी नहीं होने देती है। ये क्या करती है? सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठित नहीं होने देती है, बल्कि इसमें क्या होता है कि राज्य और केंद्र में शक्ति को बांटा जाता है। तो लोकतंत्र को मजबूत भी बनाती है संघीय व्यवस्था और हर क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रखती भी है। इसीलिए संघीय व्यवस्था क्या होता है? मजबूत होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है कि डज इट मेक अ वीक सिस्टम, तो इसका आंसर है नो। अब अगला सवाल है व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट, यानी संघीय शासन की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके गुण और दोष संक्षेप में आपको बताना है, ये शॉर्ट में आपको बता देना है। तो संघीय व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ जरूरी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है यहाँ पे दिया गया, सबसे पहला लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए ताकि शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो सके। इसका कहने का मतलब है कि संविधान लिखित होना चाहिए और आसानी से बदला जा सके। कठोर का मतलब है कि आसानी से न बदला जा सके, ताकि केंद्र और राज्य की शक्ति साफ साफ तय रहे और कोई भ्रम में न रहे। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य की शक्ति को भी अच्छे तरीके से बांट दिया जाता है। दूसरा है कि कोर्ट को स्वतंत्रता होना चाहिए, ताकि अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद हो तो वह निष्पक्ष तरीके से उसका समाधान कर सके। अब तीसरा यहाँ पे दिया गया संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, यानी संविधान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। कोई भी सरकार संविधान से ऊपर न हो, न केंद्र सरकार ज़्यादा ऊपर हो और न राज्य सरकार संविधान से ऊपर हो पाए। चौथा पॉइंट दिया गया है, चौथा का कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच अच्छा तालमेल और संतुलन होना चाहिए, तभी व्यवस्था सही से चल पाएगी। तो इसके गुणों की बात करें तो यह विविधता में एकता बनाए रखता है। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग भाषाएं होती है, संस्कृतियों और परंपराओं वाले देश में भी यह एकता बनाए रखने में मदद करता है। तो इतना आपको यहाँ तक लिख देना है इसमें। अगला सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम बट बिकम यूनिटरी इन इमरजेंसी, एक्सप्लेन। तो भारत का संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघीय है लेकिन आपातकालीन में एकात्मक बन जाता है, स्पष्ट करना है आपको। तो इसमें आपको लिखना है कि भारत का संविधान सामान्य परिस्थिति में संघीय है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है और राज्य सरकार को भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है कि सामान्य समय में भारत में शासन की जो शक्ति होती है वो केंद्र और राज्यों के बीच बांट दी गई है। तो दोनों के काम अलग अलग तय किया गया है, दोनों को बताया गया है कि आपका क्या काम है और आपका क्या काम है। तो राज्यों को अपने विषय जैसे कि शिक्षा पे या फिर पुलिस पे, इन सभी विषयों पर जो काम होता है
वो राज्य का होता है। राज्य इन सभी चीज़ों पे आज़ादी है, राज्य को आज़ादी है कि वो अपने इन क्षेत्रों पे काम करे। लेकिन अगर हम बात करें इमरजेंसी की यानी आपातकाल की, तो आपातकाल के समय में क्या होता है कि जब देश में आपातकाल लग जाता है तब यह संघीय व्यवस्था बदल करके एकात्मक हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि केवल केंद्र की शक्ति वाली देश बन जाती है। तो जब आपातकाल लग जाता है तो केवल इसमें क्या होता है कि केंद्र के पास ही पावर होता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तब केंद्र सरकार को राज्य के ऊपर अधिक अधिकार मिल जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब क्या होता है कि आपातकाल के समय केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और राज्यों पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। आगे लिखा गया है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्य को शक्ति सीमित हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो विषय सामान्य समय में सिर्फ राज्यों के अधिकार में होते हैं उन पर भी केंद्र कानून बना सकता है और इससे राज्यों की शक्ति कम हो जाती है। तो इसी प्रकार भारतीय संविधान में लचीलापन है जो परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इसका कहने का मतलब है कि भारत का सरकार कठोर नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता रहता है, खुद को बदल भी सकता है भारत का संविधान। अगला सवाल है क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद की प्रकृति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति विशिष्ट है यानी यूनिक है। इसमें न तो पूरी तरह संघीय कहा जा सकता है इसको और न ही पूरी तरह एकात्मक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों के गुण मौजूद होते हैं। तो संघीय विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान इसमें होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें शामिल होता है। लेकिन साथ ही केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है इसमें, जैसे आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति करना और संसद को विशेष शक्ति देना। समालोचनात्मक दृष्टि से देखो तो यह व्यवस्था भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए उपयुक्त है। हालांकि कभी कभी इसमें क्या होता है कि केंद्र की अधिक शक्ति और राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करती है, इसीलिए इसे अर्ध संघीय कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, अर्ध संघीय, क्योंकि ये कभी कभी क्या करती है कि केंद्र की अधिक शक्ति राज्य की स्वायत्तता को सीमित कर देता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्ध संघीय। अब अगला सवाल है एक्सप्लेन द रीसेंट ट्रेंड ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में संघीयवाद की हाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है आपको। तो हाल के वर्षों में भारत में संघीयवाद की प्रकृति की कई परिवर्तन देखने को मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है सरकारी संघवाद का बढ़ना, जहां केंद्र और राज्य मिलकर के क्या करती है, काम करती है। तो नीति आयोग की स्थापना ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तो नीति आयोग में इनको बढ़ावा मिलता है। तो इसके अलावा जीएसटी व्यवस्था भी एक उदाहरण है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस प्रणाली को चलाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धा संघवाद भी देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है कि राज्य आपस में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज का संघवाद अधिक सहयोग और विकास पर केंद्रित है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? एक्सप्लेन द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सरकारी संघवाद क्या है, भारत में इसके विकास के कारण का वर्णन कीजिए। तो सहकारी संघवाद का अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के काम करे और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कुछ देश के विकास को आगे बढ़ाए। सहकारी संघवाद का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं और कुछ देश को विकास की ओर ले भी जाते हैं। तो इसमें टकराव के बजाय समझदारी और समन्वय पर जोर
दिया जाता है। तो इसमें लड़ा नहीं जाता है आपस में, बल्कि सहयोग बना के रखा जाता है। तो भारत में इसके जो विकास के जो कारण है उसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है, आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर के काम करना आवश्यक होता है। तो पहला पॉइंट ये दिया गया है, आर्थिक विकास। दूसरा पॉइंट है, योजनाएं और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहयोग जरूरी है। और तीसरा है, नीति आयोग जैसे संस्थानों ने सहयोग को बढ़ावा दिया है। और चौथा पॉइंट है जीएसटी। तो जीएसटी परिषद जैसे मंचों ने भी केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत किया है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे 4 कारण बताया गया है। इसी वजह से भारत में क्या है, इसका विकास हुआ है, सहकारी संघवाद का विकास हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था यूनिट 6 में वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यूनिट 6 में अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अमेरिकन फेडरलिज्म। अमेरिका संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अमेरिकी संघवाद विश्व का सबसे पुराना और आदर्श संघीय मॉडल माना जाता है इसको। तो इसमें संविधान सर्वोच्च है और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यानी इसमें क्या है कि संविधान को ऊपर रखा जाता है और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति को बांटा गया है। तो राज्यों को काफ़ी अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और वे अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो राज्यों को क्या है कि यहाँ पे शक्ति दिया गया है और वे क्या करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। तो वहाँ 2 सदनीय विधायक है, यानी वहाँ पे 2 सदन होते हैं, जिसमें सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। तो अमेरिकी संघवाद की एक विशेषता यह भी है कि इसमें डुअल फेडरलिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है कि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फेडरलिज्म और कन्फेडरेशन के बीच आपको अंतर बताना है। तो संघवाद और परिसंघ दोनों में शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। तो संघवाद में क्या होता है कि एक मजबूत केंद्र सरकार होती है और राज्यों को संविधान के अनुसार अधिकार मिलता है, जबकि परिसंघ की अगर हम बात करें तो परिसंघ में क्या होता है कि केंद्र बहुत कमजोर होता है और राज्य इसमें ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसमें यही अंतर है कि संघवाद में क्या होता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है और राज्य को कम पावर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे परिसंघ की, तो परिसंघ में क्या होता है कि केंद्र कमजोर होता है और राज्य मजबूत होता है। तो यही इसका अंतर है, तो आपको ये रीड कर लेना है। अगला सवाल है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्विस फेडरल सिस्टम, यानी स्विस संघीय प्रणाली पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली विश्व की सबसे सफल और लोकतांत्रिक व्यवस्था में से एक है। तो यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संतुलन विभाजित है। तो यहाँ पे भी केंद्र और सरकार यहाँ पे भी क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति को बांटा गया है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की विशेषता है, जहाँ रेफरेंडम और पहल के माध्यम से सीधे निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ रेफरेंडम और इनिशिएटिव के माध्यम से यहाँ पे क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो कैंटन किसको बोलते हैं, तो राज्य को कैंटन बोलते हैं। तो कैंटन को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त है और वे अपनी संविधान बना सकते हैं। तो यहाँ यह प्रणाली विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाले समाज में एकता बनाए रखने का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये एकता बनाने का काम भी करता है ये प्रणाली। स्विस फेडरल सिस्टम एकता में बनाए रखने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। तो भारत में असममित संघवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में अभी तुरंत हम पढ़ा चुके हैं, सहकारी संघवाद के बारे में, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही पूछा गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, कुछ टॉपिक दिया गया है जैसे कि कम्पिटिटिव
फेडरलिज्म। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धात्मक संविधान वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न राज्य आपस में बेहतर विकास, निवेश आकर्षित करने और नीतियों को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग राज्य क्या करते हैं कि आपस में ही अपने राज्य को विकास की ओर ले जाने का या फिर निवेश को आकर्षित करते हैं और नीति को भी सुधारने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो इसमें राज्यों को नवाचार करने और अपनी नीति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि राज्य अगर अपने राज्य क्या करेगा, अपने राज्य में अगर विकास ज़्यादा करेगा, अच्छी नीति अपनाएगा और राज्य का डेवलपमेंट होगा, तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है कि प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उदाहरण के रूप में कई राज्य उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। इससे देश के समग्र विकास में तेजी आती है। तो राज्य क्या करती है कि उद्योग को आकर्षित करने के लिए अलग अलग टाइप का योजना अपनाती है, अपने राज्य में डेवलपमेंट करती है, ताकि इससे क्या होगा कि समग्र विकास तेजी से बढ़ता है, तो देश का विकास होता है। अगर राज्य अपना विकास करेगी तो देश का भी विकास होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसमें क्या होता है कि राज्य आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपनी नीति को लेकर के अपने राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब दूसरा है फिस्कल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद। तो वित्तीय संघवाद का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से है। तो इसमें क्या है कि इसमें संसाधन का बंटवारा किया जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि कर कैसे वसूले जाएंगे और उनका बंटवारा कैसे होगा। तो इसमें यह तय किया जाता है कि टैक्स हम किस रूप में लेंगे, कहाँ से टैक्स लेंगे, किस तरीके से लेंगे और उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसमें ये बताया जाता है। वित्तीय संघवाद में यही बताया जाता है। तो भारत में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इस कार्य को करता है। तो फाइनेंस कमीशन भारत में एक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो टैक्स को वसूले और उसको बंटवारा कैसे करना है बंटवारा यह तय करे। तो यह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो राज्य को क्या देती है, फिनेंशियल हेल्प करती है और संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। किसका रहता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यूनिट 6 में भी जितना क्वेश्चन था लॉन्ग में शॉर्ट में पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि क्लास 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर का नहीं हुआ होगा, हो भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रेक ले करके आपको पढ़ना है। तो जितना भी मेजर पेपर 8 में यूनिट 5 और यूनिट 6 से क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का इस क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं। अब अगले क्लास में हम मेजर पेपर 9 शुरू करेंगे, उसमें भी मैराथन क्लास चलेगा। तो चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट में बता देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना है।